तो आज हम लोग ये जो सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं कि ये पूरी की पूरी सेकंड यूनिट जो है वो प्राइमरी एजुकेशन को समर्पित है। हम लोगों ने अभी तक जो भी चीजें इस सेकंड यूनिट के अंतर्गत पढ़ी हैं वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं। मिड डे मील योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को हम लोग समझ चुके हैं और आज हम लोगों को पढ़ना है कि सर्व शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SSA कहते हैं, और इसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था 2009 वो क्या था, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। इन दोनों चीजों को जानने से पहले इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम भारत के संविधान को देखें तो जैसा कि हम लोग अब इस बात को लगभग रट चुके हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 45 जो है वो राज्य को ये निर्देश देता है कि आप 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की अपेक्षा रखने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करेंगे। हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो भारत के संविधान का जो ये अनुच्छेद 45 था, इसने आज तक प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रमों को का मार्गदर्शन किया है। यानी इस अनुच्छेद के अनुपालन के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकारें समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा या शिक्षा के जो गुणवत्ता है और उनकी जो संख्यात्मक वृद्धि है उसके लिए प्रयास कर रही है। यानी संविधान ने हमारे उद्देश्य निर्धारित किया था कि हम सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कराएं। तो उसके लिए समय समय पर विभिन्न सरकारों ने, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, अनेक कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें से कुछ कार्यक्रम हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अगर हम अपने पहले टॉपिक की बात करें जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है कि सर्व शिक्षा अभियान क्या था। सर्व शिक्षा अभियान आप लोगों ने अभी तक पढ़ा होगा कि ये एक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम था। अगर इस सर्व शिक्षा अभियान के हम उद्देश्य की बात करें तो उसका वही उद्देश्य था एकमात्र कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जाए और सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का जो हमारा उद्देश्य है उसको हम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर सकें। तो इसको हम बिंदुवार समझने के लिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं जिसपे सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित कुछ जो है बातें होंगी। अगर हम भारत में बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की, तो हमको ये जो संविधान का अनुच्छेद 45 है ये हमको मार्गदर्शक समझ में आता है। लेकिन अगर हम और ज्यादा अतीत में जाएं और ज्यादा पीछे जाएं तो हमको पता चलता है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए जो है वो अनेक प्रयास पहले भी किए जा चुके हैं। 1906 में बड़ौदा के जो है नरेश थे, सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने अपनी रियासत के अंतर्गत सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान था वो लागू किया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने पिछले वर्ष पढ़ा था गोखले बिल। तो 1910 में गोखले का जो बिल था वो भी प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने की बात करता था। इसके बाद जब देश आजाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान ने भी वही प्रतिबद्धताएं दर्शाई जो प्रतिबद्धताएं दर्शाने की आवश्यकता गोखले बिल में 1910 में महसूस की गई थी। तो आप जानते हैं कि संविधान की अपेक्षा थी कि 10 वर्ष के भीतर जो है ये बात लागू हो जाए, लेकिन हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि उस समय भारत की परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि सभी के लिए नवीन विद्यालयों की स्थापना करा के उनका एडमिशन, उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके बाद धीरे धीरे अनेक कार्यक्रम चलाए गए। 1986 की जो नई शिक्षा नीति थी उसने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता उन्नयन के लिए बहुत सारे सुझाव दिए। प्राथमिक शिक्षा की तरफ बच्चों को आकर्षित करने के लिए अनेक सारी योजनाएं चलाई गई, अनेक सारे ऐसे अधिनियम बनाए गए, ऐसे उपबंध किए गए जिससे गुणवत्ता बढ़ाई जा सके, क्वालिटी इंप्रूव की जा सके। एक तो बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रदान करेंगे हम, तो बच्चे विद्यालय से जुड़ने के लिए आ जाएंगे। लेकिन बच्चे विद्यालय से जुड़े इसके लिए हमें कुछ क्वालिटेटिव भी तो करना पड़ेगा। अगर हमारे प्राइमरी स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है तो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हैं वो
कक्षाओं से दूर होंगे। यदि हम गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करेंगे, समाज जिनके घर के बच्चों को विद्यालय जाना है, यदि वो अपने सामने उदाहरण देखेगा कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़कर फला व्यक्ति का जो बालक है उसने ये उच्चतम सफलता अर्जित की, तब वो मोटिवेट होगा। और वो उच्चतम सफलता कब अर्जित कर पाएंगे? जब हम लोग प्राइमरी एजुकेशन में क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। आज भी अगर हम भारत की प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो जो सरकारी विद्यालयों में दी जा रही है, आप अपने आसपास आपने बहुत सारे प्राइमरी स्कूल देखे होंगे, तो आज भी हम वो गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं जो गुणवत्ता जो है अन्य विद्यालय दे रहे हैं। सभी विद्यालयों के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि विद्यालय गुणवत्ता प्रदान नहीं कर रहे हैं, यानी क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अनेक सारे प्राइमरी स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने जो स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल हैं उनको भी पीछे किया हुआ है, लेकिन ऐसे विद्यालयों की संख्या बहुत थोड़ी है। तो भारत सरकार और प्रदेश सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि हम अपने प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। जब हम उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो ऐसे बच्चे भी जो मजबूरीवश विद्यालय नहीं जाते हैं या जिनको किसी और प्राइवेट स्कूल्स में जाना पड़ता है कि हमको अच्छी शिक्षा मिले, वो भी इधर आकर्षित होंगे। तो इस गुणवत्ता उन्नयन के लिए भी 1986 की नई शिक्षा नीति में अनेक सुझाव दिए गए थे, जिसमें महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि हम बच्चों के अनुभवों को उनके वातावरण से जोड़ें। हम किताबों में वो तथ्य जो है उनके सामने प्रस्तुत करें जो उनके दैनिक अनुभवों से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अब हम सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो 1998 में भारत के विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह रिकमेंड किया गया था कि हम सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका बनाई गई थी कि ऐसा कोई प्रोग्राम चलाएं जिसमें हम समयबद्ध रूप से, यानी टाइम बाउंड प्रोसेस के द्वारा हम सभी को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करा सकें। इसी जो है उद्देश्य को लेकर के उस समय 2001 ईस्वी में तत्कालीन जो केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये सर्व शिक्षा अभियान चलाया। और इस सर्व शिक्षा अभियान की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें हम समयबद्ध योजना बना करके कार्य करने वाले थे। समयबद्ध योजना से मेरा आशय है कि हमको किस वर्ष तक कौन से टारगेट को अचीव करना है, ये हम सबने प्री डिसाइड किया हुआ था। हालांकि वो जो है पूरे हुए कि नहीं पूरे हुए वो समीक्षा का विषय है, लेकिन अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो आप इसमें पॉइंट्स देख सकेंगे कि क्या क्या उसमें था। एक मिनट। तो ये हमारा टॉपिक सर्व शिक्षा अभियान और आरटीई। ये देखिए आपने ये जो सर्व शिक्षा अभियान का चित्र है, ये अनेक प्राइमरी स्कूलों की दीवारों पर, अनेक पोस्टर में और अनेक विज्ञापनों में देखा होगा। तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान था ये 2000-2001 के वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया था। और इसके लक्ष्य क्या थे? आप देखिए कि सबसे पहला लक्ष्य है कि 2003 तक सभी स्कूल में हो, यानी सभी स्कूल में हो से क्या मतलब है? सभी स्कूल में हो इससे मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के योग्य जो विद्यार्थी हैं वो उन सभी को हम 2003 तक इनरोल्ड कर ले। यानी 2003 तक उन सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश हो जाए, एडमिशन हो जाए, ये टारगेट रखा गया सर्व शिक्षा अभियान में। सर्व शिक्षा अभियान इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा, इसका शाब्दिक अर्थ ही अपने आप में इसको कॉन्सेप्ट को समझाने वाला है कि सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने का ये अभियान था।
इस अभियान का उद्देश्य ये था कि हम सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा सकें, यानी जो विद्यालय जाने वाले बच्चे हैं जिनकी इतनी आयु है कि उनको प्राथमिक कक्षाओं में होना चाहिए था, उन सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का ये एक अभियान, राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया था। तो इसका पहला लक्ष्य था कि 2003 तक सभी स्कूल में हों, यानी सभी का एडमिशन हम कर लें। इसके बाद 2003 तक प्राथमिक शिक्षा का 5 साल पूरा करना और 2010 तक स्कूली शिक्षा का 8 साल पूरा करना, यानी प्राथमिक कक्षाएं प्रारंभ होती हैं कक्षा 1 से, तो कक्षा 1 से 8 तक की उनकी जो शिक्षा है वो 2010 तक पूरी हो जाए। इसके अलावा अगला जो उनका उद्देश्य था वो था संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना ये क्वालिटीज के प्रोस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, यानी जिस बात को हम लोग अभी कर रहे थे कि बच्चे कब विद्यालय से जुड़ेंगे, जब विद्यालय में गुणवत्ता परक शिक्षा दी जाएगी। तो अगर उनको जो है सेटिस्फैक्टरी एजुकेशन नहीं दी जा रही है, अगर विद्यार्थियों को लगेगा कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है और हम इसको पढ़ करके आगे कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, तब वो बच्चे ऐसी स्थिति में कक्षा में नहीं रुकेंगे। तो इसलिए ये प्रयास किया गया कि हम उनको गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करें और वो जो शिक्षा हो वो जीवन के लिए हो, यानी उस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद जो विद्यार्थी हो वो आत्मनिर्भर बन सके, उस शिक्षा से लाभान्वित होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसके बाद जो आप देख रहे हैं 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना। अब आपके सामने ये जो दो शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, लैंगिक और सामाजिक अंतर। भारत के अगर हम जो है जनसंख्या की बात करें तो अगर प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यदि हम उनके अनुपात को देखेंगे तो हमको अनेक जो है आश्चर्यजनक आंकड़े दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे बहुत सारा डेटा है अलग अलग कि ये कार्यक्रम जो है आरंभ किया गया था, इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। तो ये जब कार्यक्रम शुरू किया गया था तब ये देखा गया कि विद्यालय जाने वाले कुल बच्चों में जो बच्चियों का प्रतिशत है, यानी जो गर्ल्स का परसेंटेज है वो बॉयज के परसेंटेज से काफी कम है। ये लैंगिक असमानता को दिखाता है। लैंगिक असमानता यानी जो जेंडर डिफरेंस है एजुकेशन में, ये यही बताता है कि जितने बच्चे कुल उस संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन सभी बच्चों में, विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों का अंतर क्या है। तो उस समय की स्थिति ये थी कि लड़के अधिक संख्या में एनरोल्ड थे लेकिन बालिकाओं का प्रतिशत जो है वो कम था। तो इसमें ये एक टारगेट बनाया गया कि 2007 तक प्राथमिक स्तर पर, यानी कक्षा 5 तक के स्तर पर हम ये लैंगिक अंतर समाप्त कर देंगे। यानी ऐसा कोई हमको डेटा में भेदभाव नहीं समझ में आएगा कि बच्चे में लड़के ज्यादा पढ़ रहे हैं, लड़कियां कम पढ़ रही हैं। हम दोनों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करा पाएंगे, ये एक टारगेट रखा गया कि 2007 तक। इसके बाद 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर, यानी जो कक्षा 8 तक का स्तर था, वहां हम ये लैंगिक असमानता दूर कर ले जाएं। मतलब कि शिक्षा में ये जो भेदभाव हमको दिखाई पड़ता है, ये भेदभाव इसका हम उन्मूलन कर ले जाएं। इसके बाद दूसरा आपको सामाजिक अंतर दिखाई पड़ रहा है। सामाजिक अंतर से मतलब क्या है? सामाजिक अंतर मतलब कि किसी भी समाज में, हम अगर विशेष रूप से भारतीय समाज की बात करें तो अनेक वर्गों से, समुदायों से, विभिन्न संस्कृतियों से लोग आते हैं। अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन देखें तो हमारा आज का जो फॉर्मूला है वो जनरल, SC, ST, OBC में विभक्त है। तो अगर हम ये देखें कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों का जो प्रतिनिधित्व है शिक्षा में वो समान नहीं है, यानी अगर हम एक कक्षा के 100 बच्चों को जो 100 इनरोल्ड बच्चे हैं प्राइमरी एजुकेशन में, उनका डेटा उठा करके देखते हैं तो ये देखते हैं
ये पाते हैं, अगर हम उस समय की परिस्थितियों की बात करें कि हो सकता है कि किसी एक वर्ग से ज्यादा बच्चे एनरोल्ड हो और एक वर्ग कोई ऐसा हो जो पिछड़ा हो, जो अभी तक प्राथमिक शिक्षा की पहुंच से दूर हो। तो अगर हमको कहीं ऐसा अंतर दिखाई पड़ता है तो उस अंतर को भी हम समाप्त कर ले जाएं, यानी जो वंचित वर्ग के विद्यार्थी हैं वो भी शिक्षा में समान रूप से जुड़े, ये इसका एक जो है उद्देश्य था। तो अगर हम इन बिंदुओं को देखें तो ये बिंदु हमें क्या बताते हैं? ये बिंदु हमें बताते हैं कि हमको जो है क्या हासिल करना था। इन बिंदुओं के माध्यम से ये लक्ष्य निर्धारित किए गए कि हमको ये करना है। अब इसके बाद ये करने के लिए भी हमको बहुत कुछ करना होगा, तभी तो हम ये अचीव कर पाएंगे। अगर हमने कुछ उद्देश्य निर्धारित कर दिए और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई प्रोग्राम नहीं चलाए, कोई और योजनाएं नहीं बनाई, तो वो हमारे जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। केवल फाइलों में, केवल आंकड़ों में, केवल जो है लक्ष्यों के निर्धारण में बिंदुओं को रख देने से चीजें हासिल नहीं होती। तो इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में चलाया गया, पूरे देश में जागरूकता फैलाई गई शिक्षा के लिए। आप लोग उस समय एकदम छोटे बच्चे रहे होंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि उस समय पैदा भी ना हुए हों। तो उस समय पहले तो जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए कि लोगों को शिक्षा के महत्व से परिचित कराया जाए। जब लोग शिक्षा के महत्व से परिचित होंगे तभी वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजेंगे। जब तक वो शिक्षा के महत्व से परिचित नहीं होंगे, उनको जब तक ये नहीं लगेगा कि हम बच्चों का एडमिशन करा के उससे हमारे लिए कुछ पॉजिटिव होगा, तो तब तक वो विद्यालय नहीं भेजेंगे। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, जिससे जैसे पोस्टर के माध्यम से, टीवी विज्ञापनों के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, और विशेषकर ऐसे क्षेत्र जहां पर जो है शिक्षा का अभाव था या जो क्षेत्र शैक्षिक दृष्टि से अति पिछड़े थे, एक तो ये कार्यक्रम चलाया गया। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात कि हम अगर बच्चों को सभी को शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पास संसाधन भी होने चाहिए। तो इसके लिए नवीन विद्यालयों की स्थापना भी की गई कि नए जो है प्राइमरी स्कूल भी खोले गए, संचालित किए गए, उनकी स्थापना की गई। इसके अंतर्गत जब हम गुणवत्ता की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम सरकारी विद्यालयों की दृष्टि से देखें तो अध्यापकों का अभाव जो है एक बड़ी समस्या हमेशा से रही है। तो ये सुनिश्चित किया गया कि जिन विद्यालयों में अध्यापक नहीं है या कम अध्यापक हैं, वहां पर अधिकाधिक अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा जब हम बात गुणवत्ता की कर रहे हैं तो गुणवत्ता कौन प्रदान कर पाएगा? गुणवत्ता प्रदान करने के लिए अध्यापक है। टीचिंग में क्वालिटी इंश्योर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लासरूम में टीचर की होती है, क्योंकि टीचर जो है वो गाइड होता है विद्यार्थियों का। विद्यार्थियों को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, ये जो है दिशा निर्देश, ये इसकी जो क्रियान्वयन की प्रक्रिया है वो निर्भर करती है शिक्षक पर। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ये भी जो है विचार किया गया कि अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए कि किस तरह से वो गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान कर सकें। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो इन सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ा और एक ये बहुत बड़ा प्रोग्राम था प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। इस प्रोग्राम ने अनेक जो है नवीन आयाम स्थापित किए और बहुत अगर हम ओवरऑल इसका जो है इवेल्युएट इसको करें तो हम इसने जो ये जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, ये लक्ष्य पूरी तरह तो नहीं प्राप्त हो पाए, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में देश का जो है वो जुड़ाव बढ़ा, लोग ज्यादा से ज्यादा विद्यालय भेजने लगे, विद्यालय भेज करके जो शैक्षिक उन्नयन है बच्चों का वो हुआ। तो ये था सर्व शिक्षा अभियान। अब हम अगला जो हमारा दूसरा बिंदु है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट 2009 क्या है? उसकी पृष्ठभूमि में भी संविधान का वही अनुच्छेद 45 है। हम लोग इस बात की पहले चर्चा कर चुके हैं कि अनुच्छेद 45 जो है वो ये कहता है
कि जो भारत का संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। सभी को से मतलब जो विद्यालय जाने की आयु जिनकी है 6 यानी 6 से 14 वर्ष। तो अनेक प्रयास हुए, लेकिन ये जो है नहीं सुनिश्चित किया जा सका कि हम सबको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। हम लोगों ने एक बार चर्चा की थी कि जो संविधान का संशोधन हुआ था, शिक्षा के अधिकार अधिनियम को हम लोगों ने मौलिक अधिकार के अंतर्गत भारत की संसद ने संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जो है एक मूल अधिकार बनाया। हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो अनुच्छेद 21 है उसमें एक अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21A जोड़ा गया। जो वो आर्टिकल 21A क्या कहता है कि जो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के अगर हम बैकग्राउंड को देखें तो संविधान का अनुच्छेद 45 जरूर है, लेकिन इसके साथ साथ अनेक सरकारी प्रतिबद्धताएं और समय समय पर अनेक निर्णय जो न्यायालय के द्वारा दिए गए। न्यायालय ने भी कई बार निर्देश दिया कि अनुच्छेद 45 के क्रियान्वयन की सुनिश्चिति की दिशा में सरकारें कदम बढ़ाएं। तो 2002 में ये 86वां संविधान संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका यदि आपको प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यानी कोई भी बच्चा जिसको जो है शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, यानी उसके इस शिक्षा के अधिकार का हनन हो रहा है। तो अगर हम ये देखें कि ठीक है 86वां संविधान संशोधन 2002 ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम बन गया, संसद से पास हो गया, लेकिन इसको जो है संविधान संशोधन अधिनियम के पास हो जाने के बाद फिर सरकार को एक कार्य योजना बनानी थी, एक अधिनियम जो है पारित करके इसको देश भर में लागू किया जाना था, जिसके लिए भी जो है एक लंबी प्रक्रिया चली। उस प्रक्रिया का बैकग्राउंड क्या रहा, उसमें क्या चीजें रही, ये हम लोग इतना विस्तृत जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम को देखें तो वर्ष 2009 में भारत की संसद ने ये कानून पारित किया कि हम सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे, जिसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो भारत की संसद ने 2009 में ये जो है अधिनियम बनाया, जिसको पूरे देश में जम्मू एवं कश्मीर को छोड़ करके, क्योंकि वो विशेष राज्य दर्जा प्राप्त था, तो वहां पर इसको नहीं लागू किया गया। लेकिन 1 अप्रैल 2010 से जो है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। अब जल्दी से हम लोग इसकी एक स्लाइड देख लेते हैं, क्योंकि ये मीटिंग अब 5 मिनट की बची है। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा की कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा ये आर्टिकल 21A जोड़ा गया। ये प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा इसके लिए प्रबंध करेगा। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए यानी 2002 में ये अधिकार दिया गया कि सभी को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होगी। अब ये अधिकार सुनिश्चित हो, इसके लिए 2009 में अधिनियम पारित किया गया और ये लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। अब हम लोग ये समझें कि इस जो है अधिनियम में था क्या। इस अधिनियम में ये था कि विद्यालय जाने वाली जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको सभी को शिक्षा प्रदान की जाए, सभी के लिए शिक्षा के प्रबंध किए जाएं। अब आपके जो है मस्तिष्क में ये प्रश्न आ सकता है कि जो सर्व शिक्षा अभियान था वो भी यही बात कर रहा था, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि एक तो जो संसद ने इसको मूल अधिकार बना दिया था, उसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि हम एक नया प्रोग्राम चलाएं और नए प्रोग्राम के द्वारा हम सभी को शिक्षा सुनिश्चित करें।
तो अब एक प्रश्न और आता है कि फिर उस सर्व शिक्षा अभियान का क्या हुआ? जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करके ये कार्यक्रम चलाए जाने लगा, ये सुनिश्चित किया जाने लगा, तो जो सर्व शिक्षा अभियान के जो प्रावधान थे वो इसी में मर्ज कर दिए गए। और ये शिक्षा का अधिकार जब कानून बनाया गया तो इसमें अनेक सारे प्रावधान थे, जिसमें बच्चों को प्रवेश से लेकर के अध्यापकों की नियुक्ति तक के जो है प्रावधान, सजेशंस जो है वो इस अधिनियम में दिए गए। इस अधिनियम में कहा गया, एक तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लागू हो जाने के बाद एक बात विशेष रूप से जो लाभकारी रही शिक्षा में, कि समाज को शिक्षा से जोड़ा गया। यानी अभी तक क्या होता था कि जो प्राथमिक विद्यालय होता था वो स्वतंत्र रूप से संचालित होता था, अध्यापक ही जो है वो सर्वे सर्वा होता था, वही विधि का जो संचालन करता था। अध्यापक जो है वो विद्यालय के कार्यों के संदर्भ में अगर हम बात करें। लेकिन इसके बाद जो है एक ग्राम शिक्षा समिति जो है बनाई गई, जो कि विद्यालय का प्रबंधन करती थी, जिसके माध्यम से विद्यालय जो है संचालित होता था। यानी विद्यालय एक समिति के माध्यम से संचालित होने लगा। और भी अनेक सारे प्रावधान किए गए, जैसे अध्यापकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में बात की गई कि केवल प्रशिक्षित अध्यापक ही नियुक्त किए जाएंगे, और जो अध्यापक ट्रेंड नहीं है उनके लिए एक टाइम पीरियड निर्धारित किया गया कि इसके भीतर जो है हम इन सभी को शिक्षा का अधिकार प्रदान करेंगे। यानी बच्चों की शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में अध्यापकों को ट्रेंड करेंगे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बात करता है गुणवत्ता परक शिक्षा की, और गुणवत्ता परक शिक्षा तभी सुनिश्चित होगी जब प्रशिक्षित अध्यापक होंगे। तो अब ये इसका समय जो है समाप्त होने वाला है, इसलिए हम लोग अभी आज इसको पूर्ण नहीं मानेंगे। कल हम लोग फिर से थोड़ा सा आरटीई एक्ट के प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम इसको जो है स्क्रीन स्टॉप करते हैं। इसके